नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मैं हर्षित श्रीवास्तव। और हम लोग डेली कोई ना कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं और उसी कॉन्सेप्ट के एक सीरीज़ में आज मुझे लगा जो टॉपिक डिस्कस करना चाहिए वो टॉपिक कोई और नहीं बल्कि सिर्फ नागालैंड की समस्या के बारे में है। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत जैसे देश के अंदर अनेक अनेक प्रकार की जातियाँ, समुदाय, वर्ग, आदिवासी सब लोग रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि परिवार में रहने वाले सभी लोग अगर अलग अलग सोच, अलग अलग विचार के हों तो सबका तालमेल होना काफ़ी आसान नहीं होता है। कई बार ये तालमेल बिगड़ जाते हैं और कुछ लोग उस परिवार से अलग होने की बात कहने लगते हैं। देखिए, कुछ ऐसी समस्या हमारे यहाँ नागालैंड जैसे राज्यों में भी है। खाली नागालैंड की समस्या कहना गलत होगा, नागालैंड के अलावा कुछ और राज्य भी हैं जहाँ पे ऐसी समस्याएं हैं और काफ़ी साल से लगी हुई हैं, बनी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं नागालैंड के बारे में, क्योंकि नागालैंड हर बार मुद्दे में आया ही करता है। अभी बीते कुछ दिन पहले नागालैंड में फिर से एफ्ता उड़ा दिया गया, यानी कि वहाँ पर फिर से एफ्ता लगा दिया गया, मतलब कि वहाँ पर फिर से पूरे तरीके से सेना के हाथ में इस चीज़ को दे दिया गया है कि आप कानून व्यवस्था संभालें। अब देखिए, नागालैंड की समस्या क्या है। देखिए, नागालैंड की समस्या ये है कि वो अपने आप को भारत का हिस्सा मानने से कई बार नकार देते हैं। वो साफ साफ बोलते हैं कि हम भारत के हिस्से नहीं हैं, हम भारत के भाग में नहीं आते हैं, हम अपने आप को भारतीय नहीं मानते हैं। आप ऐसे समझें, उनका भाव आप समझने की कोशिश करें कि अगर कभी वो नागालैंड से दिल्ली आते हैं, वैसे तो वो लोग बहुत कम ही दुनिया में घूमना पसंद करते हैं, अपने एक छोटे से एरिया के अंदर रहना अच्छा समझते हैं, ज़्यादा बाहरी दुनिया से अपना संपर्क नहीं बनाते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी काम से अगर उनको दिल्ली आना पड़ा, मुंबई जाना पड़ा या भारत के किसी भी एक कोने में उनको जाना पड़ा, तो वो ये बोलते हैं कि मैं इंडिया जा रहा हूँ। देखिए, आप और हम अगर दिल्ली, मुंबई या कहीं भी जाएं भारत के अंदर, तो क्या हम ऐसा बोलेंगे कि इंडिया जा रहे हैं? बोलने का तो एक भाव अलग हो गया, लेकिन एक उसके पीछे का आप एक विचार देखिए, इसके पीछे का जो एक विचार छिपा हुआ है उसकी बात हम कर रहे हैं। जब वो ऐसा बोलते हैं, नागालैंड का बंदा ऐसा बोलता है कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, यानी कि उनके अंदर भाव होता है कि मैं फ़िलहाल इंडिया में नहीं हूँ, मैं इंडिया जा रहा हूँ, मैं इंडिया के अंदर जाऊँगा और वहाँ जा कर के रहूँगा, किसी कारण से जाना हुआ। या वो नागालैंड में अगर हैं तो वो कहते हैं कि मैं नागालैंड में हूँ। कहाँ पे हो? नागालैंड में हूँ। मतलब किस कंट्री में हो? कंट्री क्या होता है? नागालैंड, नागालैंड में हूँ। तो ऐसा भाव उनके अंदर रहता है कि मैं नागालैंड में रहने वाला हूँ और नागालैंड ही हमारा सबसे ऊंचा पद है, उससे ऊपर का कोई हमारे अंदर नहीं आता है। तो इस तरह की बातों से कई बार ऐसा लगता है कि नागालैंड अपने आप को भारत का भाग नहीं मानता है। ये तो एक छोटी सी बात हुई जो उनके अंदर भावनाएं बनी हुई हैं। अब आप सोचिए, अगर उनके अंदर ये भावनाएं बनी हुई हैं तो क्या आने वाली पीढ़ियों के अंदर ये भावनाएं नहीं होंगी? जाहिर सी बात है, ये भावनाएं ज़्यादा ही होंगी और कूट कूट कर भरी जाएगी। जो बातें वो घर में सुनते होंगे अपने गार्जियन से, अपने माता पिता से, उसमें कुछ न कुछ अपने तरफ से तत्व जोड़ते होंगे, तो उनके अंदर आने वाले समय में वो भाव ज़्यादा रहेगा। वो भारत को अपनत्व तो बिल्कुल नहीं समझेंगे, उनका भारत के प्रति कोई अपनत्व तो रह ही नहीं जाएगा। तो ये सब समस्याएं नागालैंड में लगी हुई हैं कि वो अपने आप को नहीं मान रहे। अब कारण क्या है कि वो भारत का हिस्सा क्यों नहीं मानते हैं? कैसे ये समस्या पैदा हुई? आज किस कंडीशन में ये समस्या चल रही है? ये सारी बात आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको क्लियर होने वाली है। देखिए, हम बात करते हैं कि आखिर ये समस्याएं आई कहाँ से। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे, यानी कि 1881 का समय था। आपको पता है 1881 वो समय था जब तक अंग्रेज अपनी पूरी पकड़ भारत में बना चुके थे। भारत के पूरे इलाके पर उस समय अंग्रेजों का कब्जा था, यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा इलाका है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ये सब इलाका तो वो कवर कर ही चुके थे। अब उनकी कोशिश थी कि वो पहाड़ी इलाकों में जाकर के अपना कब्जा, अपना दबदबा बनाए। और इसके लिए उन्होंने कूच कहाँ किया? इसके लिए वो कूच के लिए गए असम के इलाके में। असम के बाद नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इन सब इलाकों में उन्होंने अतिक्रमण करना स्टार्ट किया और उनको पकड़ना स्टार्ट किया। उस वक्त आप अगर असम से आगे बढ़ेंगे तो नागा हिल्स की जनजाति रहती थी। नागा हिल्स जनजाति का मतलब ये हुआ कि कुछ लोग जो नागा जनजाति के थे, बेसिकली वो आदिवासी की तरह रहते थे। आदिवासी का मतलब जैसे एक आदिवासी होता है, जंगल के लोग होते हैं, वैसे रहते थे। उनको दुनियादारी से कोई खास मतलब नहीं था और अपनी जीवन आराम से जिया करते थे। 1881 का वो समय आया जब अंग्रेजों ने नागालैंड पर
अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के पास गोलियां थी, बारूद थे, बंदूक थे, उन्होंने अपने दम पर नागालैंड को भी कंट्रोल किया और भारत में मिक्स कर दिया। और उन्होंने कहा कि नागालैंड भारत का एक अभिन्न भाग है, नागालैंड भी भारत के अंडर में आता है, और वो वहाँ भी अपना बिजनेस या अपने व्यापार को बढ़ाने लगे। लेकिन नागालैंड तो इस बात से नाखुश था। नागालैंड कभी नहीं चाहता था कि अंग्रेज उसके ऊपर राज करें, लेकिन राज तो कर ही रहे थे, वो तो पूरा भारत भी नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों का राज चल रहा था। समय बीता, समय बीतते बीतते 1918 का समय आया और उस समय वहाँ पर नागा क्लब बनाया गया। नागा क्लब का मतलब ये हुआ कि एक ग्रुप बनाया गया जहाँ पे जो नागा समुदाय के लोग थे, जो नागालैंड के रहने वाले लोग थे, उन लोगों ने अपना क्लब बनाया, अपनी टीम बनाई और उसके हिसाब से काम करना स्टार्ट किए। मतलब कैसे सरकार का दमन किया जाए, कैसे अंग्रेजों से मुक्ति पाई जाए, इसके लिए क्लब बना के वो काम करना शुरू किए। इसी के आगे बढ़ने पर अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो अगर आपको इतिहास की जानकारी होगी तो पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं धीरे धीरे करके सारा इतिहास आपको ज्ञान दे ही दूंगा। 1929 में हमारे देश में साइमन कमीशन आया हुआ था। आ तो गया था 1928 में ही और लगातार यहाँ बना हुआ था। और साइमन कमीशन जब भारत आया तो भारत के अलग अलग पार्ट में उसने घूमना शुरू किया, अलग अलग लोगों का विचार जानना चाहा कि क्या ये पूरा भारत देश सच में अपना संविधान, अपना अलग से कानून नियम चाहता है। तो हर इंसान चाह रहा था। नागालैंड ने साइमन कमीशन से ये कहा कि हमको अलग देश चाहिए। नागालैंड ने साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन ब्रिटेन से एक टीम भेजी गई थी। उस टीम का काम ये था कि जाके भारत में संविधान के निर्माण में सहयोग करें, संविधान कैसे बन सके, क्या बन सके, बनवाना चाहिए, नहीं बनवाना चाहिए, इन सब बातों पे विचार करके अपनी रिपोर्ट ब्रिटेन को सौंपे। तो साइमन कमीशन से नागालैंड के लोगों ने कहा कि हमको अलग देश चाहिए, अलग देश के लिए हमको अलग से आप पूरा स्वायत्त दे दीजिए, हम अपना देश अलग बनाएंगे। तो ये बात तो उस समय भी मांग रहा था, मतलब नागालैंड उस समय भी राजी नहीं था। जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ तब भी वो नहीं चाहता था कि हम भारत के हिस्से बन के रहें, वो अलग ही रहना चाहता था। 1929 के समय देखते देखते समय बीतते गया और समय आ गया 1946 का। 1946 का वो समय आया जब भारत आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था। तो ये लगभग निश्चित हो चुका था कि आने वाले कुछ समय के अंदर भारत को आज़ाद हो जाएगा। आज़ाद होने से कोई रोक नहीं सकता है, अंग्रेज भी रोक नहीं सकते हैं। इतना क्लियर 1946 में हो चुका था कि अब किसी भी समय, किसी भी दिन भारत को आज़ादी मिल जाएगी। अंतिम पड़ाव चल रहा था आज़ादी का। उस वक्त एक इंसान थे फिजो, एक व्यक्ति थे फिजो, जो नागालैंड में बहुत एक्टिव थे। नागालैंड के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और नागालैंड में वो अच्छा खासा काम कर रहे थे उनके लिए, नागालैंड के लिए, नागालैंड के व्यक्तियों के लिए। तो उस समय वो सक्रिय हो चुके थे और उनकी भी यही मांग थी कि नागालैंड को अलग देश बनाया जाए और अलग देश बना करके अपनी तरह से वो देश का संचालन करें। वो भारत का भाग नहीं बनना चाहते थे। उसके बाद क्या हुआ? आज़ादी के समय पाक की तरह अलग देश की मांग की। नागालैंड ने भी कहा कि जैसे आप पाकिस्तान बना रहे हैं, नए देश बना रहे हैं, आप नागालैंड को बनाइए। भाई वो उनकी बात ये थी कि आप ऐसा तो है नहीं कि सब देश बन रहे हो, आप आके भारत पाकिस्तान दो भाग में टूट रहे हो तो हमको ही तोड़ो, हम भी अलग देश बनेंगे। लेकिन क्योंकि नागालैंड को छोटा राज्य था और छोटा राज्य होने के कारण उन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया और उनकी बात दब गई। पाकिस्तान तो बन ही गया लेकिन नागालैंड कहता रह गया, चिल्लाता रह गया, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। किसी भी तरह करके जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल सब ने कंट्रोल करके किसी प्रकार से अपने अंदर उसको बना के रखा कि किसी प्रकार से वो अलग ना होने पाए, भारत का भाग बन के ही रहे। समय बीता, समय बीतते बीतते 21 मार्च 1956 आ गया। 1956 यानी कि देश हमारा आज़ाद हो चुका था, खुशी से हम लोग जी रहे थे। उस वक्त फिजो द्वारा NFG, नेशनल फेडरल गवर्नमेंट बनी, यह बनाई गई। फिजो जो कि एक्टिव थे पहले ही मैंने बताया आपको यहाँ पर, उन्होंने क्या किया, नेशनल फेडरल गवर्नमेंट बनाई। नेशनल फेडरल गवर्नमेंट क्या थी? 1956 में उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई। उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट जो है नेशनल फेडरल गवर्नमेंट, वही नागालैंड की गवर्नमेंट है और उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट नहीं है, यानी कि भारत सरकार का कोई नियम नहीं चलेगा। वहाँ के लोग वही नियम मानेंगे जो ये गवर्नमेंट कहेगी। एक हिसाब से ये कहना हुआ कि भारत सरकार को जो करना है करने दो, हम उनको जानते ही नहीं है कौन है वो, हमारे ऊपर फालतू में राज कर रहे हैं, ना हम उनको मानते हैं ना वो हमें माने। नागालैंड के लोग इस गवर्नमेंट को माने, यही गवर्नमेंट रहेगी। भारत सरकार कहेगी गवर्नमेंट रखे लो, क्या करना है, गवर्नमेंट अगर आपकी रहेगी तब भी काम तो कंट्रोल तो हम ही कर रहे हैं आपको। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी आ गई इसके बाद कि उन्होंने गवर्नमेंट तो बनाई, नेशनल फेडरल गवर्नमेंट तो बनाई, लेकिन इसके जस्ट बाद उन्होंने नेशनल फेडरल आर्मी बना दी। नेशनल फेडरल आर्मी का मतलब ये है कि नागालैंड के लोगों को उसमें लिया जाता था, जो नागालैंड की आर्मी बनी, और वो लोग भारतीय सेना या भारत के लोगों पे हमला करते थे। यानी कि जो भी उनके देश, उनके राज्य में घुसने की कोशिश करेगा या कोई भी जो उनके खिलाफ बोलेगा उसको वो गोली मारते थे, बंदूकों से उड़ा देते थे।
ये नागालैंड फेडरल आर्मी के लोग एक हिसाब से भारत के प्रति आतंकी हमले की तरह से काम करने लगे थे कि भारत के प्रति अशांति फैलाना, किसी का बात न मानना। अगर कोई जबरदस्ती उनसे कहता है कि आप भारत के कानून नियम को माने, तो ये सेना उसके अगेंस्ट काम करती थी। कौन सी? नेशनल फेडरल आर्मी। अब ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, भारत सरकार को कंट्रोल करना चाहिए था नेशनल फेडरल आर्मी को, और उसने कंट्रोल किया भी। भारत सरकार समझ चुकी थी कि अब अगर इनको नहीं रोका गया तो आने वाले टाइम पे हो सकता है ये भी एक आतंकी टीम की तरह बन जाए और भारत पे हमले करें, क्योंकि ये आर्मी, अब देखिए आर्मी वर्ड का नाम जोड़ते ही मिलिट्री आ जाती है, सेना आ जाती है। तो ये आर्मी क्यों बना रहे थे? आर्मी का मतलब है कि एक संगठन बन रहा है। हो सकता है ये संगठन आगे चल करके एक आतंकी संगठन बन जाए, हो सकता है आगे चल के नक्सली संगठन बन जाए, या हो सकता है आगे चल करके एक अलग से टीम बने जो देश के अलग अलग इलाकों में फैल करके भारत के लोगों को नुकसान पहुंचाए। ये वो नहीं समझ रहे थे कि वो भी आके भारत के ही हैं। उनके मन में ये चल रहा था कि भारत के लोगों को, लेकिन वो ये समझने को ही नहीं तैयार थे कि वो भी तो भारत के ही हैं। आखिर नागालैंड अलग तो नहीं है भारत से, और इतना छोटा राज्य हो करके क्या करेंगे वो अलग होकर के? उनके अंदर ये भाव आ ही नहीं रहा था। इसी कारण भारतीय सेना को समस्या के निवारण की जिम्मेदारी दी गई, और जब उन्होंने अपनी आर्मी बनाई तो भारत वालों ने कहा कि हम कम हैं क्या, हम भी अपनी सेना भेजते हैं। भारत की सेना अपने आप में गन उठाए, गन लिए, बंदूकें भरी और चले गए नागालैंड में, क्योंकि उनकी सेना, जो सेना बंदूकों से लैस थी, उसको लड़ना किसी आम इंसान के बस की बात तो नहीं हो सकती है। इसके लिए भारतीय सेना को भेजा गया कि आप जाइए, आप जाकर के इनको संभालिए। बहुत लड़ाइयाँ हुई, आज भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। वो सेना अलग काम करती है, ये सेना अलग काम करती है, दोनों में युद्ध चला करता है। युद्ध का मतलब ये है कि जैसे वो छुपे हुए हैं, फायरिंग कर रहे हैं, तो ये भी फायरिंग चल रही है। तो अब आप समझ रहे हैं कि इस तरह की जब सेनाएं वहाँ बनी तो ये पुलिस का काम तो नहीं था। पुलिस इस तरह के चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। जैसे कई बार सोचते हैं हम लोग कि नागालैंड में सेना क्यों लगी रहती है, तो शायद इस बात क्लियर हो गई होगी, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिर नागालैंड में आर्मी क्यों लगी रहती है। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये बिना आर्मी के काम नहीं हो सकता है। जिस तरफ से बराबर गोलियां चल रही हों, वहाँ पे उस गोलियों को जवाब देने के लिए सेना ही मुनासिब समझी जाएगी। पुलिस इतने अच्छे से जवाब नहीं दे सकती है। तो एक आर्मी को दूसरी आर्मी मिल गई और दोनों आर्मी में ज़बरदस्त तरीके से द्वंद्व होता रहता है। उसी बीच में क्या हुआ, जब इसे पता चला कि इन सब का जड़ खाली एक इंसान है, वो है फिजो। फिजो की जिम्मेदारी थी कि वो भारत में रह रहे नागालैंड या नागालैंड के लोगों को समझाए कि आप भारत के व्यक्ति हैं, आप भारत के प्रति जिम्मेदार बने, आप भारत का सहयोग बने, आप अलग राज्य बन के क्या करेंगे। तब उसने क्या किया, फिजो ने उनको भड़काया। ये सारी जड़ फिजो की थी। इन सब के बाद फिजो को जब लगा कि अब भारत में उसका रहना मुश्किल हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, तो भाग गया, वो पाक में निकल गया। पाक में भाग करके वो उसी इलाके में चला गया, भारत लौटकर फिर नहीं आया। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड की मांग। अब देखिए इस पर भी हम आते हैं। इससे पहले हम ये समझते हैं कि नागालैंड की समस्याएं जो लगातार बनी थी, तो उसके पीछे फिजो का हाथ तो था ही, लेकिन नागालैंड के लोगों को ये समझना भी चाहिए था कि अगर वो अलग राज्य बन भी जाएंगे तो आप क्या कर पाएंगे। आप सोचिए, इतना छोटा सा राज्य है वो, इतना छोटा मतलब भारत की तुलना में इतना ही छोटा कहा जाएगा उसको, इतना भी नहीं कहा जाएगा, और छोटा कर सकते हैं। सोचिए इतने छोटे राज्य अगर अलग हो जाएगा, वो अपने पैर पे क्या खड़ा हो पाएगा? जाहिर सी बात है नहीं खड़ा हो पाएगा। आने वाले टाइम पे उसको चीन या फिर म्यांमार तो हम नहीं कह सकते क्योंकि वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन चीन आने वाले टाइम पे उसको कवर कर लेगा। और क्योंकि जैसे भारत से वो देश आज़ाद होगा, कहीं ना कहीं चीन उस पर अपनी नज़र लगा लेगा कि हम कैसे ना कैसे करके नागालैंड को अपने कब्जे में लें। और नागालैंड ये चीज़ नहीं समझ रहा है कि वो भारत के अंदर सुखी है। अगर अलग राज्य, अलग देश बनेगा या किसी और देश के साथ जुड़ जाएगा, तो उसके लिए भविष्य में समस्याएं ही आने वाली हैं, ना कि खुशियां आने वाली हैं। और हो सकता है भविष्य में ये बात नागालैंड को समझ में आए। लेकिन जहाँ इतनी बात वो कर रहे थे, वही यहाँ पे एक टीम चलती है, वहाँ पे एक पार्टी चलती है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। तो जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, उसने मांगे की। उसकी एक मांग जो कि किसी ने नहीं माना, भारत सरकार ने भी नहीं माना। नागालैंड कह रहा था कि हमको अपना अलग झंडा चाहिए और अपना संविधान चाहिए। और जाहिर सी बात है नहीं मानेगा कोई भी। भारत देश में आप रह करके अलग संविधान की मांग कर रहे हैं, आप अलग झंडे की मांग कर रहे हैं। आपको क्यों अलग झंडा दिया जाए? आपको क्यों अलग से संविधान दिया जाए? क्या आप भारत के संविधान के अंदर नहीं रह सकते हैं? जिस राज्य में यहाँ 28 या 27 राज्य एक संविधान को मांग रहे हैं, आप एक संविधान को नहीं मान सकते हैं? उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, बिहार जैसा राज्य इस संविधान के अंदर बखूबी खुश है। हमारे पूरे देश के अंदर 28 राज्य हैं। अगर यूटी को छोड़ दिया जाए तो 28 राज्यों में 27 राज्य को कोई समस्या नहीं हो रही, खाली आपको समस्या हो रही है। तो जाहिर सी बात है भारत सरकार का सही फैसला है। उनका नए झंडे की मांग, नया संविधान की मांग हम नहीं मान सकते हैं। भारत सरकार ने नहीं माना, और जिसके बाद उन्होंने हमले किए बहुत सारे तरीके से, वहाँ पे आगजनी की,
दंगा फैलाया। उस दंगे को देखते हुए वहाँ पे एप्सपा लगा दिया गया, यानी कि वहाँ पर आर्मी को मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ लागू कर देना, मार्शल लॉ मतलब वहाँ पे सेना को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कुछ ऐसे अधिकार दिए जाते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। यानी कि पुलिस वहाँ किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस मतलब कि सेना चाहे तो किसी पे हमला होते समय गोली भी चला सकती है, किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे पावर सेना को दिए जाते हैं, जिससे कि थोड़ा खौफ बना रहता है और वो लोग भी समझते हैं कि देश इतना कमज़ोर नहीं है, भारत देश इतना कमज़ोर नहीं, इतना समझा जा रहा है। अगर उनके पास एक छोटी सी आर्मी है तो भारत के पास इतनी बड़ी आर्मी है जो उनको पल भर में ख़त्म कर सकती है। लेकिन भारत का एक दायित्व बनता है कि वो नादान है, वो नासमझ है, तो उनको ख़त्म ना किया जाए, खाली उनको टाइट रखा जाए। इसलिए भारत कभी भी उन पर ऐसा कुछ नहीं जुल्म करता है जिससे कि उनको तकलीफ़ हो। क्योंकि आप समझ रहे हैं, भारत चाहे तो क्या कहे, 1 घंटे का काम भी नहीं है नागालैंड को साफ करना। लेकिन नागालैंड भारत का एक पार्ट है, भारत का एक राज्य है, और उसके प्रति भारत की जिम्मेदारी बनती है कि उसको समझाएं, सही तरीके से मनाएं, और कुछ अगर टाइट करना पड़े तो थोड़ा बहुत टाइट करके समझाया जाए। तो नागालैंड की पूरी समस्याएं आज भी चल रही हैं, आज भी वहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है और पूरी तरीके से टाइट प्रशासन काम कर रहा है। और हो सकता है आने वाले समय में नागालैंड पर कंट्रोल पा लिया जाए और फिर वो भी भारत के संविधान को समझे, सम्मान करे और भारत को अपना देश मानकर गर्व महसूस करे। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप बताएं कि आपके टॉपिक अच्छे लग रहे हैं, कोई कमियां लगे तो आप उसको बताएं, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि चैनल आगे ग्रो कर सके। थैंक यू वेरी मच।